नमस्कार। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, हुएवर इज विनिंग एट द मोमेंट विल ऑलवेज सीम्स टू बी इनविंसिबल। यानी कि जो व्यक्ति इस समय जीत रहा होता है वो हमेशा अजय दिखाई देता है। मतलब कि अगर कोई राजनीतिक शक्ति अपने चरम पे होती है और लगातार जीत रही होती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो अजय हो, मानो कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां और राजनीतिक व्यवस्थाएं गिरती भी हैं और बदलती भी हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एथेंस, रोमन्स, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक अपना प्रभुत्व कायम किया, इन सब में कॉमन क्या है? तो शायद आप कहेंगे कि ऐसी व्यवस्थाएं थी जो आखिरकार विफल हुई। एग्जैक्टली। यानी कि अगर उस समय किसी कोई व्यक्ति ये भविष्यवाणी करता कि आने वाले 50 वर्षों के अंदर ये व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और कोई नई व्यवस्था स्थापित होगी, तो शायद उस व्यक्ति पे सभी हंसते। लेकिन जैसा हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थिर नहीं होती हैं, वो अक्सर बदलती रहती हैं। तो क्या ये मान लेना कि लिबरल डेमोक्रेसी, जो पिछले एक सदी से ज्यादा समय तक एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व पे प्रभुत्व कायम की हुई है, क्या वो आगे बनी रहेगी? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 25 वर्षों में लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर लोगों का अपनी लोकतांत्रिक सरकार के प्रति जो विश्वास है वो कम हुआ है। यानी कि यूरोप और नदन अमेरिका के अंदर आज एक बड़ा बहुमत है, लोगों का एक बड़ा हिस्सा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। यानी कि वो डेमोक्रेसी में विश्वास ना करके वो अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर अपना विश्वास और अपनी सहमति दिखा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आज भी ये मान के चलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी आगे भी इसी रूप में बनी रहेगी, तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो आज लिबरल डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? आप ये देखिए कि आज के समय में ये लिबरल डेमोक्रेसी दोनों एक साथ नहीं चल रही है। मतलब कि दोनों पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन दोनों दो अलग घटकों के अंदर विभाजित हो गए हैं। और यही आज 21वीं सदी की सबसे अहम घटना भी हो सकती है। लिबरल डेमोक्रेसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिबरल डेमोक्रेसी का अर्थ समझते हैं। देखिए, जनरली डेमोक्रेसी का अर्थ हम मानते हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पे जो सरकार है वो लोगों की सहमति से बनती है। यानी कि लोग अपनी इच्छा से, अपने वोट से अपनी सरकार को चुनते हैं। लिबरलिज्म यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां पे जो ये मेजॉरिटी की सरकार है सत्ता में आने के बाद लोगों के अधिकारों का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, लिबरल डेमोक्रेसी का अर्थ यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो जिसमें लोगों की सहमति भी होगी और वो माइनॉरिटी के राइट्स को, पीपल्स के, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करेगी। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी कंट्री के अंदर एक मेजॉरिटी ये डिसीजन लेती है और वो किसी माइनॉरिटी के रिलीजियस प्रैक्टिस पे बैन लगा देती है, तो क्या ये डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे ये बहुमत का निर्णय है। लेकिन क्या ये डिसीजन लिबरल है? तो नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी के राइट्स इंडिविजुअल के मूड या इंडिविजुअल की इच्छा पे डिपेंड नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि डेमोक्रेसी हमें ये बताती है कि किस तरह से सत्ता बनेगी, किस तरह से सरकारें बनेंगी, लेकिन लिबरलिज्म हमें ये बताता है कि ये डेमोक्रेटिक सरकार भी अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। राइट। तो हम देखते हैं कि आज का जो ये एनवायरनमेंट है, आज का जो ये लोकतांत्रिक देश है, इनमें ये लिबरल डेमोक्रेसी की व्यवस्था धीरे 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 करके विफल हो रही है या कमजोर पड़ती जा रही है। आज इस लिबरल डेमोक्रेसी के सामने दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला, डेमोक्रेसी विदाउट राइट्स, और दूसरा, राइट्स विदाउट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी विदाउट राइट्स, जिसको अक्सर इलिबरल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। देखने में ये दोनों वर्ड बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, राइट? क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि इलेक्शन को हम डेमोक्रेसी मानते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी होना अपने आप में लिबरल डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि ऐसी लोकतांत्रिक देश जो जहां पे जो सरकारें हैं वो लोगों की सहमति से तो बनेंगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो लोगों के राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वन बाय वन करके कमजोर करना शुरू कर देंगी। अक्सर
आज हम देख रहे हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर, ऐसी पॉपुलिस्ट पार्टियां सत्ता में आ रही हैं जो एक लोकतांत्रिक तरीके से तो सरकार में आते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को धीरे धीरे करके कमजोर करना शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे अक्सर उनका तर्क होता है कि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, यानी कि वो एक रियल सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल सिटीजन्स यानी कि ये सरकारें एक अक्सर सोसाइटी के अंदर सिटीजन्स के बीच में डिवीजन करने का काम करती है। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग रियल सिटीजन्स की डेफिनेशन में वही लोग आएंगे जो उनके समर्थक होंगे, यानी कि वो सिटीजन्स उन्हें ही मानते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको वोट करते हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं। इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत वो व्यक्ति, वो पार्टियां, वो लोग जो सरकार के विरुद्ध हो, सरकार के खिलाफ बोले, सरकार का विरोध करे, उन्हें वे सिटीजन्स की डेफिनेशंस में ही नहीं रखते। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे नेता, अक्सर ऐसी पार्टियां अपोजिशन को अपना प्रतिद्वंदी ना मान के बल्कि उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और उन्हें अक्सर नष्ट करने की बात करते हैं। मीडिया पे अपना नियंत्रण बनाते हैं क्योंकि मीडिया उनको बेनकाब करने की, उनके इस क्लेम को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मीडिया पे नियंत्रण भी उनके द्वारा बनाया जाता है। वो जुडिशरी को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो ऑब्स्टेकल्स के रूप में मानते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके विरोध का काम करते हैं वो उसे देशद्रोही का करार देते हैं और उसे ट्रू सिटीजन्स की कैटेगरी में भी नहीं शामिल करते। तो ये यानी कि इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जहां पे सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तो हो रहा है लेकिन राइट्स का सम्मान नहीं किया जा रहा, असल में इन लीडर्स को, इन पार्टियों को जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, वो कहां से मिलता है? वो भी जनता से ही मिलता है। यानी कि ऐसी व्यवस्था के अंदर लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों एक साथ चलती है। मतलब कि जैसा हमने बात की कि ये लोग मोरल मोनोपोली ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोरल मोनोपोली ऑफ सिटीजनशिप पे दावा करते हैं। और अक्सर जब उनसे ये पूछा जाता है कि देश की जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है, तो अक्सर ये पार्टियां किसी एक ग्रुप पे, किसी, और अक्सर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज ग्रुप पे आरोप लगाए जाते हैं कि देश की समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही ग्रुप है। और जब से और अक्सर ये इन समस्याओं का बड़ा ही सरल समाधान भी देंगे। आप इनसे पूछोगे कि जो हमारे देश की आर्थिक समस्या है उसका समाधान बड़ा ही एक सरल शब्दों के अंदर, बड़ा ही एक ऐसा समाधान देंगे जो कभी व्यवहारिक नहीं होता। तो सवाल ये है कि अगर इन समस्याओं के, देश की समस्याओं का अगर समाधान इतना ही सरल है तो इनसे जब पूछा जाए कि पहले की राजनीतिक पार्टियों ने या राजनीतिक सरकारों ने उसका समाधान क्यों नहीं किया, तो वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि पहले की पार्टियां, पहले की सरकारें भ्रष्ट थी, देशद्रोही थी, वो विदेशी ताकतों का समर्थन करती थी और देश के हितों के खिलाफ काम करती रही है। तो यानी कि आज एक लोकतांत्रिक देशों में एक ऐसी रूप हमारे को सामने दिख रहा है जो कि लोकतांत्रिक होते हुए भी अलोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए आज सबसे गंभीर विषय है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है राइट्स विदाउट डेमोक्रेसी, जिसको हम अनडेमोक्रेटिक लिबरलिज्म भी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे लोगों को ये विश्वास दिलवाया जाता है कि सरकार उनके हित में काम कर रही है, लेकिन असल में लोगों की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है। यानी कि जो सरकारी नीतियां हैं वो लोगों के हित में नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर क्लास, एक इन्फ्लुएंस्ड क्लास के लिए ही बनाई जाती है, और लोगों को अक्सर इस डेमोक्रेटिक हैलो के अंदर रखा जाता है। और ये कोई आज नई बात नहीं है। आप देखो 13वीं सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट को स्थापित किया गया था तो उस समय भी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई थी वो असल में लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए की गई थी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि निरंकुशवादी सरकारें रूल कर रही थी जिसके अगेंस्ट लोगों का गुस्सा था, और उसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई गई थी। यानी कि जब तक लोगों के मन में उस निरंकुशवादी सरकार की यादें जो है ताजा थी, तब तक इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो उसी इन्फ्लुएंस्ड क्लास के हाथों में ही बनी रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन 18वीं सेंचुरी तक आते आते जैसा हमने देखा कि आपके औद्योगिकरण के चलते नए नए विचार उदय हुए, नए नए विचारों का विचार सामने आए जिन्होंने लोगों के हितों की बात की, इक्वालिटी की बात की।
और आप देखो कि होना एक्चुअली ये चाहिए था कि इन समतावादी विचारों को उस राजनीतिक व्यवस्था से टकराना चाहिए था जो अभिजात वर्ग के लिए बनाई गई थी। लेकिन असल में हुआ क्या, इस एनलाइटमेंट के दौर के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक लोकतांत्रिक पैकेजिंग करके लोगों के सामने रखा गया और लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि ये इस डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई है और लोगों के हितों के लिए ही काम कर रही है। असल में जैसा हमने पहले भी बात की है कि असल में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये रखा इसलिए गया था ताकि लोगों को इस डेमोक्रेटिक हैलो के अंदर रखा जा सके। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या ये भी है कि आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव और जनता के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज से पहले क्या होता था कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उन रिप्रेजेंटेटिव का लोगों के साथ एक कनेक्शन होता था। वो लोगों की जो मजबूरियां हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसको समझते थे। वो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बीच में ना रह के वो एक अलग इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, ऐसा इकोसिस्टम जो आम जनता से काफी दूर हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को एक ये भावना क्रिएट हो रही है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी प्रतिबिंब के रूप में हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं और आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये जो सरकार है फिर ये किसके लिए काम कर रही है। आप देखो ये कोई नई बात नहीं है ना, भारत के अंदर भी या फिर तमाम लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके अंदर आप देखो कि ये लोकतांत्रिक सरकारें जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है उन एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही उनके साथ नेक्सस बना के लोगों को लगातार लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करती जा रही है और एक पर्टिकुलर लॉबी के लिए ही काम कर रही है। तो आज सवाल ये है कि ऐसे वे क्या कारण थे जिसकी वजह से लिबरल डेमोक्रेसी इतने समय तक कायम रही। क्या आज वो परिस्थितियां बदल गई हैं जिसकी वजह से ये व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और नए जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट लीडर कभी वैक्यूम में क्रिएट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उन परिस्थितियों को समझते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका आर्थिक वृद्धि। अब देखो कि प्राचीन काल से लेके लगभग 18th सेंचुरी तक ऐसा कोई भी समय नहीं हुआ जब आर्थिक वृद्धि की दर 0.1% से ज्यादा हो। मतलब कि उस समय लोगों को यह लगता था कि जिस वो आर्थिक स्थिति में अंदर पैदा हुए हैं तमाम उम्र वो उसी स्थिति के अंदर रहेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है तो उसे लगता था कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ सकता और उसकी मृत्यु भी उस गरीबी के अंदर ही होगी। लेकिन 18th सेंचुरी में जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो विश्व ने आर्थिक वृद्धि देखी। अब देखो कि आर्थिक वृद्धि की दर तेज हुई। अब लोगों को एक उम्मीद दिखी, लोगों को एक आशा दिखी कि वो अपनी मेहनत से वो अपनी इस आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। यानी कि ये आर्थिक जो वृद्धि की दर है इसने एक लोगों में आशावादी एक उम्मीद जागृत की, जिसकी वजह से लोगों ने इस लिबरल डेमोक्रेसी को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विश्वास दिखाया और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये व्यवस्था हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी बदल सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 25-30 सालों के अंदर हमने देखा कि ये जो आर्थिक वृद्धि की दर है, खासकर जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की स्थिति हो गई है। मतलब कि जो मिडिल क्लास वर्ग है उसे लग रहा है कि ना ही तो वो आगे बढ़ रहा है और ना ही वो पीछे जा रहा है। यानी कि इस क्लास के अंदर आज युवाओं को ये लग रहा है कि वो अपने पहले वाली पीढ़ी के मुकाबले वो कम अर्न कर रहे हैं। यानी कि जो उनके पेरेंट्स ने, जो उन्होंने एक सपना देखा था, जो एक उम्मीद की थी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को बदल देंगे, आज उन्हें वो उम्मीद कहीं ना कहीं कमजोर, कहीं ना कहीं घटती दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से आज जो लोग हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी कम विश्वास या कम आशावादी होते जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया। अब देखो मध्यकाल तक सूचनाओं का प्रसार करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको एक लेख भी लिखना है तो उसे हाथ से लिखना होता था। आप जितनी भी उसकी प्रतियां छापते थे सभी प्रतियों को हाथ से छापना होता था, हाथ से लिखना होता था। यानी कि उस टाइम पे जो सूचना का जो प्रसारण और सूचना का एक सीमित लोगों या सीमित वर्ग तक ही उस सूचना का साधन था। यानी कि कुछ लोगों के पास ही वो सूचना के सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल थे और खासकर इस वर्ग के अंदर जो अभिजात वर्ग है या जो धार्मिक वर्ग है उन्हीं का ही इस इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पे टोटल नियंत्रण बना हुआ था। यानी कि वही ये डिसाइड करते थे कि कौन सी सूचना सामने जानी चाहिए या किस सूचना को दबा कर रखा जाए। लेकिन
जैसा आपने देखा कि जब 16th सेंचुरी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो उसे एक क्रांतिकारी कदम माना गया। क्यों? क्योंकि अब इस सूचना का जो प्रसार है वो एक बड़े वर्ग तक हो सकता था, और इसी ये एक बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से उस 16th-17th सेंचुरी के अंदर एक बड़ा वर्ग शिक्षित हुआ और लोगों तक सूचनाओं का प्रसार हुआ, जिसकी वजह से जो आपस में लोगों के मतभेद हैं वो भी सामने आए। लेकिन आप देखो जैसे जैसे समय बीता गया, जैसे जैसे टीवी का आविष्कार हुआ, टीवी के आविष्कार ने ये सूचना के प्रसारण को और भी सरल बना दिया और भी आसान कर दिया। लेकिन उस समय पे अब देखो कि जो टीवी टीवी में जनरली क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सभी लोग सुन रहे हैं, यानी कि वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन 1992 के बाद से आप देखो, जब से सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया को जिसे हम लिबरेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसने एक बड़ा बदलाव लाया है। अब जो पहले वन टू मैनी कम्युनिकेशन था, अब मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन हो गया है। यानी कि टीवी के दौर के अंदर आप देखो, टीवी के दौर के अंदर भी अगर आपको अपनी सूचना का प्रसारण करना है, आप हर एक व्यक्ति ब्रॉडकास्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी खर्चीली प्रक्रिया थी कि हर एक व्यक्ति अपनी सूचना का बड़े स्तर पर प्रसारण नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसारण को डेमोक्रेटाइज कर दिया। आज अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, आज आप देखोगे कि हर एक व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बना हुआ और बड़ी आसानी से अपनी सूचना को बड़े लोगों तक प्रसारित कर सकता है। इसका एक परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो बढ़ा, लेकिन अक्सर लोग अपनी जैसी ही विचारधारा के लोगों को पसंद करने लगे और उनसे जुड़ने लगे, जिसकी वजह से इको चैम्बर्स बनने लगे। यानी कि लोगों का आपस में कम्युनिकेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन जो सेम आइडियोलॉजी रख रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। यानी जो क्रॉस आइडियोलॉजिकल कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपसी टकराव भी पैदा हुआ है। पहले क्या होता था, हमने देखा सोशल मीडिया से पहले जो एक अ, जो एक ब्रॉडकास्ट लॉबी थी उनका प्रभुत्व बना हुआ था, यानी कि वो सूचना के प्रसारण पे वो कंट्रोल रख रहे थे। जैसा हमने बात की कि सोशल मीडिया की वजह से जो ये सूचना के प्रसारण पे कंट्रोल है, सरकारों का जो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज को आपस में विभाजित करके अपनी वो जो सत्ता है उसको कहीं ना कहीं मजबूत कर सके। इसका जो तीसरा बड़ा कारण है वो है आइडेंटिटी की आइडेंटिटी, यानी कि लोग अपनी पहचान को लेके आज सबसे ज्यादा चिंता में बने हुए हैं। आप देखो, लोकतंत्र को जनरली कहा जाता है कि लोगों की सरकार। सवाल यह है कि असल में वो लोग कौन है। अगर हम एथेंस की बात करें तो एथेंस के अंदर भी आप देखो, वो भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लेकिन उस समय में भी जो गुलाम व्यक्ति थे, जो महिलाएं थी, उनको वोटिंग राइट नहीं था। यानी कि जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी में मूल रूप से बना हुआ है और आज भी वो कैरी ऑन है। यानी कि आज भी हमारे को डेमोक्रेसी के अंदर जो एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है वो हमारे को दिखाई देता है। आज देखो, जब से आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। आज आप देखो कि यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो इसी माइग्रेशन के अगेंस्ट ही है। वहां पे लोगों को लग रहा है कि इस माइग्रेशन की वजह से जो उनके आर्थिक अवसर हैं वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, जिसका जो ये पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो अक्सर उसका फायदा उठाते हैं। आप देखो, ट्रंप साहब जब आए थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यही जो स्लोगन है वो असल में ट्रंप साहब की इसी मानसिकता को सामने रखता है कि वो एक एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने रख रहे हैं और एक पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर क्लास को सिटीजन्स की परिभाषा से भी बाहर रख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस लिबरल डेमोक्रेसी को बचाया कैसे जाए, और जो ये पॉपुलिस्ट लीडर लगातार इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उनको कैसे हराया जाए। देखिए, अगर हम वास्तव में इस बात को लेके कंसर्न हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये कह देना कि पॉपुलिस्ट लीडर्स को वोट ना दो वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी को हमारे को फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाएं, हम हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इंक्लूसिव बनाएं, हम हमारे इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के कल्चर को डेवलप करें। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती है, डेमोक्रेसी होती है सोसाइटी में, डेमोक्रेसी होती है लोगों में।
तब तब डेमोक्रेसी मजबूत होती है जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं, तब तब डेमोक्रेसी मजबूत होती है जब हम असहमति को स्वीकार करते हैं, तब तब डेमोक्रेसी मजबूत होती है जब हम अपनी पसंद की सरकार की निंदा, उसकी उसकी विफलताओं को सुनने के लिए तैयार होते हैं, और तब तब डेमोक्रेसी मजबूत होती है जब हम इंडिविजुअल राइट्स को और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कोई एक जनरेशन उसको हासिल करे और नेक्स्ट जनरेशन उसको बैठ के इनहेरिट करे। हर जनरेशन को फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए फाइट करना पड़ता है, क्योंकि हर जनरेशन के सामने नई नई चुनौतियां सामने आएंगी। ऐसी चुनौतियां जो कभी हमारे को सरकारों से मिलेंगी, कभी हमारे को मेजॉरिटी से मिलेंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से मिलेंगी, और कभी कभी हम खुद उस फ्रीडम के खिलाफ होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि एक कंसर्न सिटीजन्स के नाते एक हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करें, और इन पॉपुलिस्ट लीडर्स के बहकावे में और इनके दावों पर विश्वास ना करते हुए लगातार इनसे क्वेश्चनिंग करें, और इस इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको मजबूत करने का प्रयास करें। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि फ्रीडम इज एन एंडलेस मीटिंग, और इस मीटिंग के अंदर हम सबको लगातार अटेंडेंस लगानी होगी, तभी जाके हम इस इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। धन्यवाद।